हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और C++ ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर। इसलिए पिछले वीडियोस में मैंने सारे कंस्ट्रक्टर के टॉपिक कवर किए थे। कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डायनामिक कंस्ट्रक्टर, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आपको सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टर जानने से पहले ये पक्का आप पहले कंस्ट्रक्टर की वीडियोस देखिए, उसके बाद हम डिस्ट्रक्टर को समझेंगे। चलिए, तो ये ज्यूम करके मैं स्टार्ट करता हूँ कि हाँ आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पता है। देन वी स्टार्ट डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी बिल्कुल कंस्ट्रक्टर जैसा ही बिहेव करता है। कुछ बातें जो है इसे वो अलग करती हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्टर वो बेसिकली यूज़ होता था कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे वैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता था, हमें मैनुअली कॉल नहीं करना पड़ता था। ये एक दो इम्पॉर्टेंट बात है कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता था। constructor is invoked as soon as object is created, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक इसके रिस्पेक्टिवली यहां हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर is invoked when the program ends। ठीक है, जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ स्कोप जाएगा, या फिर जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा, या फिर जिस फंक्शन में है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा वैसे ही हमारा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर ना बिल्कुल सबसे लास्ट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर सपोज कर लीजिए कि आपने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया है, ध्यान रखिए मेरा एक P1 प्रोग्राम है जहाँ पे ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, लास्ट में हम getch लिखते हैं ताकि हम आउटपुट को देख पाएं। उसके बाद इस getch के बाद भी मीन्स सबसे लास्ट स्टेटमेंट जो होगा, उस लास्ट स्टेटमेंट के बाद यहाँ हमारा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे जैसे ही वो स्कोप, जैसे मैंने बताया कि फंक्शन जैसे ही खत्म होगा, या वो प्रोग्राम जैसे एंड होगा, या फिर वो जैसे ही ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर जाएगा, या फिर जब हम डिलीट ऑपरेटर को कॉल करेंगे, इन सारी बातों को ध्यान रखना है कि डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, कब इन्वोक होता है। इन्वोक मीन्स एग्जीक्यूट होना। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है, या फिर जिस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो फंक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे वो अपने स्कोप से बाहर जाएगा, या प्रोग्राम जैसे खत्म होगा, इन सारे केसेस में, या फिर जैसे ही हम मैनुअली डिलीट ऑपरेटर को कॉल करेंगे वैसे ही हमारा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट में यहाँ पे डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है मींस आफ्टर getch। तो सोचिए कि यहाँ getch बेसिकली करता क्या है। ये तो getch चलिए यूजर से इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है, तब तक आपने क्या किया, आपने प्रोग्राम का आउटपुट देख लिया। बट हमारा डिस्ट्रक्टर तो getch के बाद एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद डिस्ट्रक्टर का आउटपुट हम कैसे देख पाएंगे, तो वो मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा। वो कैसे, बेसिकली हम Alt + F5 प्रेस करेंगे। Alt + F5 ये क्या करता है, जो लास्ट प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन है उसे हमें दिखाता है। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो हम क्या कहेंगे, हम अपने डिस्ट्रक्टर का जो ये है आउटपुट है वो हम देख पाएंगे। तो जब तक वे बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरफ फिर वही बात कि जब तक हम डिस्ट्रक्टर नहीं बनाते, डिस्ट्रक्टर हमारा कंपाइलर खुद ही क्रिएट करता है सारी चीज़ों के लिए। लेकिन जैसे ही हम मैनुअल डिस्ट्रक्टर बनाना शुरू करते हैं फिर वो डिस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, हमें ही डिस्ट्रक्टर बनाना होगा। कुछ और बातें थी, जैसे कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एक्सेप्ट करता था, डिस्ट्रक्टर पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब जैसा कि भाई डिस्ट्रक्टर पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है, एज डिस्ट्रक्टर is not accepting parameters, so it cannot be overloaded also, cannot be overloaded। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओवरलोडेड मतलब आपके पास सेम नाम के फंक्शंस हैं, मल्टीपल सिग्नेचर्स हैं, उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो जब ये पैरामीटर्स ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, तब ये ओवरलोड होने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं होगा। हम सिर्फ एक ही वर्जन डिस्ट्रक्टर का लिखेंगे और वही एग्जीक्यूट होगा। और ये भी रिटर्न नहीं करता है, जैसा कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता है वैसे डिस्ट्रक्टर भी रिटर्न नहीं करता है। डिस्ट्रक्टर इज सच अ काइंड ऑफ फंक्शन, डिस्ट्रक्टर इज सच अ काइंड ऑफ फंक्शन विच नाइदर एक्सेप्टिंग एनी पैरामीटर्स नॉट रिटर्न एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू। सो यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ भी रिटर्न टाइप में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, हमें वॉइड भी नहीं लिखना है।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर क्या है भाई, इसमें इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब इसका भी नाम, डिस्ट्रक्टर फंक्शन का भी जो नाम होगा वो भी क्लास नेम से सेम होगा। इट्स नेम इज ऑल्सो सेम एज क्लास नेम बट फॉलोड बाई टिल्ड साइन, है ना। कौन सा साइन भाई, ये वाला, दिस इज टिल्ड साइन। So destructor is also a function used to destroy the objects of class after ending the program, or when we call delete functions, or when the function ends, or when the object goes out of scope. As well as its name is same as the class name and is followed by tilde sign. Okay, destructor is not accepting any parameters, so it cannot be overloaded nor return anything. Done. ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बातें, थ्योरेटिकल टर्म्स। अब इन सारी चीज़ों को हम तब समझेंगे जब हम कोई प्रोग्राम करेंगे। तो चले चलते हैं, बिल्कुल इसी के बेस पे हम प्रोग्राम करेंगे। जो मैंने अभी आपको ये सारी बातें समझाई हैं, ये जब तक आप प्रोग्राम नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हम C++ नहीं। एक बात याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग का कोई भी चीज़ आपको थ्योरी नहीं पढ़ाता। हम बेसिकली ये आपको कुछ इस तरह से जानना है कि आपको प्रोग्राम करना है, आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन नॉट डू द प्रोग्राम एट ऑल। थ्योरी से कभी प्रोग्राम कभी नहीं हो सकता। सो यू डायरेक्टली सिट ऑन अ मशीन, राइट ऑन द प्रोग्राम, ऑटोमेटिकली द थ्योरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड। इस बात पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी है वो आप समझिए, आपको पहले कोडिंग प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिकली द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड। जो बंदे कोडिंग कर रहे हैं उनका थ्योरी पढ़ने वालों से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझना है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रोग्राम में। या हर एक वो बातें हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो #include iostream.h ये हमने ले लिया, #include conio.h। देन एक क्लास ले लेते हैं, क्लास डेमो। एक छोटा सा वेरिएबल ले लेते हैं int a। उसके बाद फिर पब्लिक सेक्शन में आते हैं, क्योंकि हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो पब्लिक सेक्शन में पहले हम एक डेमो बना लेते हैं। डेमो में हम ब्लैंक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं a = 0। उसके बाद फिर एक और डेमो हम ले लेते हैं जहां हम पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे int x, और ये क्या करेगा, a = x को इनिशियलाइज कर लेगा। अब हम डिस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। तो सब पहला सिंबल दिस टिल्ड साइन, देन डेमो, क्लास नेम विल बी सेम। और क्या यहाँ पैरामीटर देंगे? नहीं, क्योंकि जो डिस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वहाँ कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। ये रिटर्न भी नहीं करता है। इन प्लेसेस ऑफ वॉइड यहाँ पे टिल्ड साइन होता है, ठीक है। रिटर्न हमें नहीं करना है, वॉइड भी नहीं लिखना है, तो यहाँ हम टिल्ड साइन लिखेंगे। पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है तो यहाँ खाली रहेगा। अगर पैरामीटर ये एक्सेप्ट करता तो ये ओवरलोड हो सकता था, बट ये ओवरलोड नहीं होता है क्योंकि पैरामीटर ये एक्सेप्ट नहीं करता है। और पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता मतलब हम डिस्ट्रक्टर का सिर्फ एक ही वर्जन बना सकते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, चलिए ये इसके अंदर ना हम एक छोटा सा मैसेज डाल देते हैं भाई कि बाय बाय, है ना, आपका ऑब्जेक्ट गया। उसके बाद वॉइड शो क्या करेगा, सी आउट, एक छोटा सा मैसेज जो कि वेरिएबल को डिस्प्ले कर देगा। सो वैल ए को हमने डिस्प्ले कर दिया। अब ये क्लास हम बंद कर देते हैं। C++ से जो क्लास है वो टर्मिनेट होता है। वॉइड मेन में आते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेमो का, डेमो OB1 एंड OB2। OB2 में हम एक पैरामीटर पास कर दें 5 CLR SCR। उसके बाद एक बार हम OB1 से शो को प्रिंट करेंगे, उसके बाद OB2 से शो को प्रिंट करेंगे, है ना। चलिए अभी तक हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है। चलिए अब ये जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है ना, गेट ch, देखिए ध्यान दीजिए, गेट ch, इसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने वाला है। तो चलिए अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, क्या प्रॉब्लम भाई, स्पेलिंग टाइप मिस्टेक हो गई, सॉरी। चलिए अब हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ तक, अभी तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट मोड में है, स्टिल अभी तक मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है, बिकॉज ये जो ब्लिंक कर रहा है, वेट कर रहा है, ये गेट ch वेट कर रहा है। जैसे ही गेट ch का स्टेटमेंट मेरा पार होगा तब जाके हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब सोचिए कि डिस्ट्रक्टर का तो आउटपुट हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम एंटर मारेंगे, जैसे ही वो बाहर आ गया, वो तो कोड में आ गया, तो फिर डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट क्या हुआ उसका आउटपुट तो हम नहीं देख पाए। उसे देखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे Alt F5। देखिए दो ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं और दोनों ने बाय बाय मैसेज प्रिंट किया है। तो Alt F5 से आप लास्ट आउटपुट स्क्रीन देख पाओगे, और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूजफुल डिस्ट्रक्टर में ही होता है। कि डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट होता है
द लास्ट स्टेटमेंट, आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट, गेट ch के बाद, तो गेट ch के बाद वाला आउटपुट तो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जो उसे वेट करवाएगा। तो फिर तो इसका आउटपुट एक ही ऑप्शन है देखने का, वो है ऑल्ट F5। तो यही था डिस्ट्रक्टर में, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। एक और फंक्शन है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो ये जब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, वर्चुअल फंक्शन वगैरह देख लेंगे, उसके बाद में ये आपको टॉपिक ज़रूर बताऊंगा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो C++ ट्यूटोरियल सीरीज में अभी जो हमने टॉपिक देखा वो है डिस्ट्रक्टर। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर्स को कवर किए, तो उसके सारे वर्जन्स को, टाइप को कवर किया था। डिस्ट्रक्टर आज ये टॉपिक खत्म हुआ। आने वाले वीडियोज़ में और भी नए नए टॉपिक्स हम C++ के आपको दिखाएंगे, और होप कि C++ ट्यूटोरियल में मैं सारे टॉपिक आपका कवर करूँ। तो सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।